नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माइकलसन मोले के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बीएससी एग्जाम के लिए। तो हम लेट ना करते हुए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही जल्दी तरीके से आपको बताऊंगा फ्रेंड, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सन 1881 में माइकलसन तथा मोर्ले द्वारा पृथ्वी तथा ईथर के बीच आपेक्षिक गति का अध्ययन करने के लिए ईथर संबंधी अन्य सभी धारणाओं को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, तो प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया कि प्रेक्षक की गति का प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माइकलसन और मोर्ले ने प्रयोग किया था। तो यहाँ पे डायग्राम देखिए, डायग्राम के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके उपकरण और कार्यविधि को। ठीक है, तो एस क्या है? एस यहाँ पे है एक किरण है। ठीक है, एस ये किरण है और ये क्या है? जी है। जी एक प्लेट है। ठीक है, तो M1 एक दर्पण है, M2 एक दूसरी दर्पण है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं उपकरण में और इसी डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उपकरण में देखिए, एक कोणीय प्रकाश स्रोत एस से समांतर किरण पुंज 45 अंश पर झुकी हुई तथा अर्ध चांदी की हुई प्लेट जी पर पड़ता है। यानी कि इस डायग्राम में देखिए, ये कोई एक वर्णीय किरण एस है और ये प्लेट जी पर पड़ता है। ठीक है, एक वर्णीय किरण एस प्लेट जी पर पड़ता है तो दो भागों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, पहला भाग जो होता है वो दर्पण M1 की ओर जाता है और दूसरा भाग जो होता है वो दर्पण M2 की ओर जाता है। यहाँ पे यही कहा गया है कि इस प्लेट से किरण पुंज दो भागों में विभक्त हो जाता है। पहला भाग जो था परावर्तित होकर समतल दर्पण M1 की ओर जाता है और दूसरा भाग अपवर्तित होकर समतल दर्पण M2 की ओर जाता है। और एक बात बता दूं कि प्लेट जी जो होता है वो अर्ध चांदी की हुई होती है, यानी कि ये जो होता है वो अर्ध चांदी की हुई प्लेट है, प्लेट जी है। ठीक है, तो आगे देखिए, प्लेट जी से बराबर दूरियों पर रखे दर्पण M1 व M2 से किरण पुंज के दोनों भाग परावर्तित होकर प्लेट जी पर लौटकर व्यतिकरण फ्रिंजें बनाते हैं, जिन्हें दूरदर्शक टी में देखा जाता है। यानी कि यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था कि किरण प्लेट जी पर टकराता है, फिर दर्पण M1 की ओर जाता है एक किरण और दूसरा किरण दर्पण M2 की ओर जाता है। फिर पुनः दर्पण M1 से जो किरण होता है वो प्लेट जी पर आता है और ये किरण जो होता है, यानी कि जो ये दर्पण M2 की ओर जो जाता है जो किरण, वो पुनः वापस दर्पण ये प्लेट जी में आता है। ठीक है, यानी कि फिर से पुनः वापस आ रहा है प्लेट जी पे। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक दूरदर्शक प्लेट होता है। ठीक है, दूरदर्शक प्लेट होता है तो यहाँ पे व्यतिकरण फ्रिंजे बनता है, व्यतिकरण फ्रिंजे बनते हैं जिन्हें दूरदर्शक टी द्वारा दिखते हैं। ठीक है, अब कार्यविधि देखिए। यदि उपकरण विरामावस्था में हो अर्थात पृथ्वी रुकी हुई हो तो किरण पुंज से दोनों भागों जी बी और जी ए की प्लेट जी तक लौटकर आने के बराबर समय लगेगा। डायग्राम में देखिए, किरण जो होता है दर्पण M1 की ओर जाता है पहला किरण और दूसरा किरण दर्पण M2 की ओर जाता है। ठीक है, तो पुनः वापस आने में बराबर समय लगेगा। ठीक है, दोनों दर्पणों से प्लेट जी में किरण आता है तो बराबर समय लगेगा जी ए और ये जी बी। ठीक है, जी बी से वापस आ रहा है किरण, तो और जी ए से वापस आ रहा है किरण प्लेट जी में, तो ये बराबर समय लगेगा दोनों के द्वारा। ठीक है, तो माना पृथ्वी का वेग प्रकाश की दिशा में v है। ठीक है, पृथ्वी का वेग प्रकाश की दिशा में v है और GM1 तथा GM2 दूरियों में से प्रत्येक d के बराबर है। यानी कि यहाँ पे देखिए, क्या कहा गया, GM1 GM2 दोनों की दूरियां जो होता है वो बराबर होता है dd। ठीक है, यदि स्थिर ईथर में प्रकाश का वेग c है तो GM2 दिशा में उपकरण के सापेक्ष प्रकाश का वेग c-v। ठीक है, यानी कि GM2 की दिशा में प्रकाश का वेग c-v और M2G की दिशा में लौटने प्रकाश का वेग c+v। यानी कि इधर से प्रकाश जा रहा है तो GM2 की दिशा में c-v और यहाँ से पुनः प्रकाश प्लेट प्लेट G की ओर आ रहा है, तो यानी कि M2G से आ रहा है तो ये c+v प्रकाश का वेग। ठीक है, प्रकाश का वेग। अतः
अतः प्लेट जी से M2 तक जाने तथा लौट कर जी तक आने में प्रकाश को लगा समय, तो इस प्रकार प्रकाश को समय लगेगा T1 इज इक्वल डी अपॉन सी प्लस वी, यानी कि ये डी अपॉन सी प्लस वी, डी क्या है, ये दूरी है, और सी प्लस वी क्या है, सी प्लस वी है M2 जी की दिशा में, यानी कि M2 जी की दिशा में लौट कर आने में प्रकाश को लगा समय है, और ये क्या है, ये दूरी है, अपॉन सी माइनस वी क्या है, GM2 दिशा में उपकरण में, यानी कि यहाँ से जाता है ना प्रकाश M2 में, तो लगा प्रकाश का समय, ठीक है। तो ये सी माइनस वी इस प्रकार क्यों लिखा गया है, क्योंकि देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है, ठीक है, दूरी बट्टे समय। तो समय यहाँ पे T1 इज इक्वल, समय यहाँ पे पक्षांतर हो गया, चाल इधर चला गया, ठीक है, दूरी बट्टे चाल हो गया, समय इज इक्वल दूरी बट्टे चाल, तो इसको T1 इज इक्वल डी अपॉन सी प्लस वी प्लस डी अपॉन सी माइनस वी, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से शो क्यों किया गया है, तो मैं बताता हूँ इसे इस प्रकार से कैसे लाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे आया है ये वाला पार्ट, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। T1 इज इक्वल यहाँ पे इस प्रकार का आया है, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, डी सी माइनस वी के साथ आ गया, फिर डी सी प्लस वी के साथ, और ये दोनों का गुणा हो गया सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर सॉल्व करेंगे, तो डी सी माइनस डी वी प्लस डी सी प्लस डी वी अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आया, इसको सॉल्व किए तो ये डी सी और ये डी सी 2DC हो गया, और माइनस डी और प्लस डी ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा, डी सी है, ये 2DC हो गया, तो सी माइनस वी स्क्वायर हो गया। अब ये 2DC, ठीक है, अपॉन इसको सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इसको इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं, सी स्क्वायर, अब सी स्क्वायर कोष्टक में क्या आएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे आया है, ठीक है। अगर इसको हम इस प्रकार से भी, यानी कि 2DC स्क्वायर, और इसको सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सी स्क्वायर का कैंसिल हो गया, सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर क्या प्राप्त हो गया, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यानी कि 2DC अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये वाला मान प्राप्त आ गया। तो इसी को हम इस प्रकार से लिखे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया। अब आगे देखिए, T1 इज इक्वल टू डी सी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इधर चला गया ऊपर में, मतलब यहाँ पे -1 की घात में आ गया, तो ठीक है। तो इज इक्वल ये सी और ये सी एक कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, सी 2D अपॉन सी। तो इसको माइनस मतलब उसकी घात को हटाने के लिए हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस, इस प्रकार से आगे जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो द्विपद प्रमेय द्वारा यह जो मान प्राप्त हुआ है हमें, इसको सरल करके तथा वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की उच्च घातों को नगण्य मानने पर, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका मान आ जाएगा T1 इज इक्वल टू डी अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये लगभग आएगा इसका मान, ठीक है। और आगे देखते हैं ये किस प्रकार, ये क्यों आया है, यहाँ पे आगे देखिए। क्योंकि संपूर्ण उपकरण ईथर में चल रहा है, अतः प्रकाश के प्लेट G से M1 तक जाने तथा लौटकर आने का वास्तविक पथ है G A' और A'G'। डायग्राम में देखिए प्लेट G है, प्लेट G से प्रकाश जाता है M1 में, फिर M1 से आता है प्लेट G में। तो प्रकाश का जाना और आना, इसका वास्तविक पथ G A' और A'G' है, ठीक है। स्पष्ट है कि प्रकाश का वेग G और A'G' दिशा में c है, ठीक है, ये स्मॉल c है, और उपकरण का वेग G दिशा में v है, उपकरण का वेग G दिशा में v है, स्मॉल v, ठीक है, स्मॉल v है। तो C की दिशा में प्रकाश का उपकरण के सापेक्ष CA दिशा में, CA यानी कि ये वाला जो दिया है, CA दिशा में प्रकाश का उपकरण के सापेक्ष वेग √c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होगा। यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि C इज इक्वल √G
स्क्वायर माइनस जी सी स्क्वायर, ठीक है, इसलिए होगा। अतः प्लेट जी से M1 तक जाने तथा लौटकर जी तक आने में प्रकाश को लगा समय, ठीक। इस यहाँ से प्रकाश जो होता है प्लेट जी से प्रकाश का M1 तक जाने और लौटकर पुनः प्लेट जी में आने में लगा समय, ठीक है, आने में लगा समय। तो T2 इज इक्वल 2D अपॉन अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल 2D अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 1/2। अंडर रूट को हम हटाएंगे तो इस प्रकार से इसका आ जाएगा 1/2, ठीक है, इज इक्वल 2D अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर प्लस डिस, ये आगे तक जाएगा। फिर ये इस प्रकार से आ जाएगा। अगर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो T2 इज इक्वल 2D अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर, ये लगभग इसका मान आएगा। अब चूंकि T1 और T2, ठीक है, पहले हम लोग T1 का निकाले थे, अब T2 का निकाले हैं। तो T1 और T2 जो होता है वो दोनों बराबर नहीं होता है मान में, तो ठीक है, तो बराबर मान में नहीं होता है तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, डेल T इज इक्वल T1 माइनस T2। T1 का मान यहाँ पे देखिए ये आ गया, फर्स्ट में हमने प्राप्त किया था, और T2 अभी भी हमने मान निकाला उसका, यहाँ पे आ गया। तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से इसका मान आएगा, डेल टी इज इक्वल 2D अपॉन सी डॉट वी स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर। डेल टी इज इक्वल 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो डी वी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे सी क्यूब हो गया। तो दोनों दर्पणों के किरण पुंजों के बीच जो होता है पथांतर जो होता है सी डेल टी इज इक्वल, यानी कि यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्या, सी ऐड कर रहे हैं क्योंकि पथांतर है ना, दोनों किरणों के बीच पथांतर। तो सी डेल टी इज इक्वल, यहाँ पे सी कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका मान ये आया है, डेल टी का मान क्या है, ये है डी वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। तो पथांतर हम सी डेल टी कर रहे हैं तो इसमें भी ऐड हो जाएगा ये सी डी वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, ठीक है। तो ये सी क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा सी के साथ, तो यहाँ पे सी स्क्वायर बचेगा, तो डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो आगे देखिए, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के पदों में दोनों किरणों के बीच जो पथांतर होता है वो यहाँ पे इस प्रकार से इसका मान आएगा, सी डेल टी अपॉन लैम्डा इज इक्वल डी वी स्क्वायर अपॉन लैम्डा सी स्क्वायर, ये तरंग दैर्ध्य, ठीक है, इस प्रकार से इसका मान आ गया। तो स्पष्ट है कि पृथ्वी अर्थात उपकरण रुक जाए तो पथांतर जो होता है वो ये 0 के बराबर आएगा, और फ्रिंज डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लैम्डा फ्रिंजें विस्थापित हो जानी चाहिए, ठीक है। और उपकरण को 90 अंश घुमाने पर दोनों किरण पुंजों के बीच कुल पथांतर जो होता है 2D वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लैम्डा तरंग दैर्ध्य होगा, ठीक है। तो ये था माइकलसन मोर्ले का प्रयोग जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बहुत ही तरीके से समझाने का प्रयास किया है फ्रेंड। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।